बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई पाकिस्तान में मंगल की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 227। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं। हमने ये तो देखा था, सुना था, महसूस किया था कि मरियम नवाज हर सूरत इमरान खान बनना चाहती हैं, लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी खबर रखेंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि सुहेल अफरीदी अब मरियम नवाज बनना चाहते हैं। जी हाँ, सहाफ़ियों की एक लंबी लिस्ट हमारे सामने आई है जिनको अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो 5 दिन की सैर करवाएगी। क्यों करवाएगी ये हमें नहीं पता, कैसे करवाएगी ये हमें पता है। कैसे का मतलब कि आपके टैक्स के पैसों से। लिस्ट इतनी लंबी है, जितनी मैंने लंबी कही उससे भी कहीं ज़्यादा लंबी है। जब आप नाम सुनेंगे तो वो भी आप हैरान होंगे। कुछ तो उसमें इंडिपेंडेंट नाम हैं, लेकिन बहुत सारे नाम उसमें जर्नैली सहाफ़ियों के हैं, ऐसे सहाफ़ी जो जर्नल्स का एजेंडा पैडल करते हैं। इससे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये आइडिया किसका होगा। ऐसे आइडियाज़ भी यकीन कीजिए या किसी कर्नल साहब के होते हैं या उनके किसी टाउट के होते हैं। अवाम ने वोट किया था कि इमरान खान को रिहाई दिलवानी है, अवाम का जो छीना हुआ मैंडेट है उसका कोई इलाज करना है, जर्नल्स को वापस बैरक्स में भेजना है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम के मैंडेट से ये अहम काम अंजाम देगी। अली अमीन गंडापुर जर्नल्स के साथ मिलकर खेल रहे थे, खुद भी हलवा खा रहे थे, उन्हें भी खिला रहे थे। बहुत ज़ोरों शोर करके उनकी तब्दीली हुई और सोचा ये जा रहा था कि आईएसएफ से इमर्ज होने वाले यूथ विंग, आईएसएफ वगैरह से, आईएसएफ से बुनियादी तौर पर इमर्ज होने वाले मुराद सईद के बहुत ही करीबी, जिनकी ट्रेनिंग उन्होंने डायरेक्टली की, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अब जब उनके कारनामे हम देख रहे हैं तो उससे नज़र ये आता है कि वो समझते हैं कि उन्होंने रातों रात मरियम नवाज बनना है। ज़रा लिस्ट देखिएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा तजिया करेंगे। फिर बहुत सारी और ख़बरें हैं जो आपके सामने अमेरिका से, पाकिस्तान से, क्योंकि फजल रहमान साहब के बयान पर भी चौधरी ने अपने बंदे फजल रहमान साहब के खिलाफ खोल दिए हैं। ये सारा मामला क्या है उस पर भी बात करनी है, लेकिन पहले ज़रा ये खबर देख लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लाखों या करोड़ों रुपए सरकारी अखराजात पर इस्लामाबाद और लाहौर के सहाफ़ियों को सूबे के सियाहती मुकामों का दौरा करवा रही है। खबर ये इरफान खान साहब ने ट्वीट की है, लेकिन बहुत सारे और जगहों से भी हमने इसे कंफर्म किया है। कुछ सहाफ़ी जो हैं उनसे हमने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि हमारा नाम ज़रूर है लेकिन हम नहीं जाएंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भी हैं जो मुझे पता है कि इस इनविटेशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कर्नल साहब का बड़ा ही गंदा सा, घटिया सा आइडिया है जिसे लेके, क्योंकि आजकल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कर्नल साहब का वायरस लगा हुआ है। जो वो उनकी कान में फूंकते हैं वो वही करना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि ये इमरान खान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो ब्लू पासपोर्ट वगैरह वाला चक्कर चल रहा था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा ने बिल पास किया था मुराद का कि हमें इतनी गाड़ियाँ चाहिए, हमें सफ़र करने के लिए बिज़नेस और फर्स्ट क्लास की मुफ्त टिकटें चाहिए, हमें सफ़र के दौरान होटल्स के और गेस्ट हाउसेस के फ्री में कमरे चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए, हमें ताहयात, जैसे फील्ड मार्शल ने इस्तिस्ना लिया है वो चाहिए। आज वैसे ट्रंप साहब का ताहयात इस्तिस्ना तो ख़त्म हो गया अमेरिका में, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। वो सारा जो गंदा सा बिल था जो अभी भी होल्ड पे रखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ख़त्म नहीं किया। इंतज़ार करते हैं कि आप भूलते हैं कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलें, सोशल मीडिया के लोग तो मैनेज नहीं होंगे, हम सहाफ़ियों को मैनेज करते हैं। तो उन्होंने लंबी कितार सहाफ़ियों की निकाली है। स्क्रीन पर आपको उनके नाम भी दिखा रहे हैं जिनको अब वो लेके जा रहे हैं। और पहला दिन बशाम में हिल्टन होटल, दूसरा दिन पारस में फेरी लैंड होटल, तीसरा दिन फिर पारस में फेरी लैंड होटल, चौथा दिन नथिया गली स्टे, पाँचवां दिन एबटाबाद स्टे। इस दौरे का मकसद जो भी हो, लेकिन जाहिर है ये सरकार के पैसों से, टैक्स के पैसों से ज़ाती तशहीर भी होगा, और इस पर जो मरीम नवाज़ पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं वही यहाँ पर भी होगा। लेकिन ये शुमाली इलाका जात की ये जो सैर है, इसमें पहले नंबर पर हामिद मीर साहब का नाम लिखा है, दूसरे पर सुहेल वड़ाइच साहब, शाहजेब खानज़ादा, उनसे वहाँ इद्दत और निकाह का भी पूछ लीजिएगा। अब आपने उनको बुला ही लिया है शाहजेब खानज़ादा साहब को, तो वैसे तो वो बहुत ही सिंथेटिक किस्म के, लचकदार किस्म के वो विमेन एम्पावरमेंट के चैम्पियन हैं, हमेशा ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये अलग बात है कि ख़ाबर मानिका को शो पर बिठाकर, लाइव शो में, जिसमें उन्होंने चंद मिनट सो कॉल्ड एक जूनियर हमारी बहन बुशरा बीबी की वकील के तौर पर पेश की गई, ताकि ये भी कहे कि हमने उनकी वकील को भी ऑप्शन दिया था। लेकिन पूरा घंटा मैराथन ट्रांसमिशन रन की थी बुशरा बीबी की इद्दत और निकाह और उसके अंदर पेचीदगियाँ जो थी उनको डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि शाहजेब खानज़ादा साहब की अपनी वालदा, जो हमारी भी वालदा है,
बहनें, जो हमारी भी बहनें हैं, उनको भी शर्म आई होगी कि ये हमारे बेटे ने क्या चांद जो है वो चढ़ाया है। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनसे बिल्कुल फैज़याब होगी, ज़रूर पूछेगी कि इद्दत और निकाह के केस में उनकी जो माहिराना राय है वो अब क्या है। रिश्ते के हिसाब से माँ ही लगती हैं सोहेल अफरीदी साहब की बुशरा बीबी जो है, तो ज़रूर मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब को ज़रूर इद्दत और निकाह के केस पर जो बहुत ही अच्छी रोशनी डाली थी शाहजेब खानज़ादा साहब के हिसाब से, उनसे ज़रूर फैज़याब होना चाहिए और पूछना चाहिए जब इन्होंने उनको बुलाया है। आगे शहजाद इकबाल, इरशाद भट्टी, बेनज़ीर शाह, मैमल सरफराज, मज़हर अब्बास, सलीम साफ़ी, अंसार अब्बासी, एजाज सैयद, आयशा बख्श, जैगम खान, नदीम मलिक, अबसार आलम, तल्लत हुसैन, किरण नाज, नजम सेठी, रऊफ़ क्लासरा, मरियम नवाज़ खान, इमरान वसीम, मुजीबर रहमान शामी, महर बुखारी, ज़ुरियाब आरिफ, नुसरत जावेद, अदनान हैदर, राय साकिब खरल, साद रसूल, सना मिर्ज़ा, मुना आलम, मंसूर अली खान, आसमा शराजी, नसरुल्लाह मलिक, याशफीन जमाल, इरशाद आरिफ, असद चौधरी, वसीम मलिक, ईसा नकवी, असदुल्ला खान, आमिर मतीन, सरवत विलियम, कामरान यूसुफ, कामरान खान, खावर गुम्मन, मोहम्मद मालिक, वसीम बदामी, मारिया मेमन, अब्सा कोमल, नादिया मिर्ज़ा, मुनीज़े जहांगीर, पारस जहांजेब, ज़रार खोड़ो, वसुतुल्ला खान, शहबाज राणा, आरिफा नूर, मुदस्सर इकबाल, नैयर अली, सुजाने, असद मलिक, हबीब अकरम, अजमल जामी, अकबर बाजवा, समीना पाशा, मुकद्दस फ़ारूक, हरमीत सिंह, सनाउल्ला खान, हसनात मलिक, मतीउल्ला जान, साकिब बशीर, MB सोमरो, सोहराब बरकत, डॉक्टर शाहिद मसूद, फ़िज़ा रियाज, सईद काजी, तारिक मतीन, औरिया मकबूल जान, आरिफ भट्टी, इफ्तिखार शराजी, ज़फ़र नकवी, समी इब्राहीम, उमर दराज गोंदल, फ़रहान मलिक, अलीना शिगरी, सुमेरा खान, शाकिर अवान, ज़ईम लगारी, मोहम्मद उमैर, फ़रीहा इदरीस, आबिद अली अराई, ईमान नवाज़, गज़ाला नौरीन, शाहिद सकलैन, नादिर बलोच, मोहम्मद आलीजा, सदीक जान, रिजवान गज़ाली गिलजई, जवेरिया सदीक, सलमान आबिद, ये नाम है जी जिनको शामिल किया गया। 98 माजरत लंबी लिस्ट थी, सारे पढ़ने पड़े हैं। अब होगा क्या, इनमें से बहुत सारे तो नहीं जाएंगे, मैं जानता हूँ बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो अपना नाम गंदा नहीं करेंगे, वो नहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा होगा क्या। ये लिस्ट आई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आम आवाम है, उनका DNA तो डिफरेंट है ना, वो तो मेरिट की बात करते हैं, वो इन सब पे तनकीद करेंगे। तो कर्नल साहब के दो ऑब्जेक्टिव इसमें पास होंगे। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वैसे ही लगेगी जैसी मरीम नवाज़ की हुकूमत है, कर्नल साहब की लाई हुई कोई भी हुकूमत है। और दूसरा, जब वॉलंटियर्स इन सब सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद करेंगे तो जिसमें इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनकी भी क्लास ली जाएगी खामखा, वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ होंगे कि हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है। और जो ज़ाहिर चौधरी के कंट्रोल में नहीं है सहाफ़ी, उनकी भी बदनामी करवाई जाएगी इस लिस्ट के थ्रू। अगर कोई बेचारा भूले बसरे चला गया तो उसका भी नाम बदनाम होगा। तो कई ऑब्जेक्टिव इसमें से कर्नल साहब जो हैं वो हासिल करेंगे। शर्म का मुकाम है कि जब प्रायोरिटीज़ इमरान खान की रिहाई की तरफ होनी चाहिए, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि बदकिस्मती से अभी तक हम में से किसी ने, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, कोई मरबूत प्लान नहीं बनाया। आप हमेशा देखेंगे कि एक ऐलान किया जाता है, 15 दिन के बाद दूसरा ऐलान कर दिया जाता है। आपको एक टक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, 15 दिन के बाद कोई और ऐलान हो जाता है, फिर उसके बाद कोई और ऐलान, फिर उसके बाद कोई और ऐलान। होता है कि आपने एक ऐलान किया, आप उसमें कामयाब नहीं हुए, मीन अचीव नहीं कर सके, तो कंसिस्टेंट तो रहते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी फोर्स बनाई जाती, कभी कुछ और बनाया जाता है, कभी कुछ और, कभी यहाँ एहतजाज करेंगे, अब यहाँ नहीं वहाँ करेंगे, अब ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। आप इनकंसिस्टेंट बिहेवियर देखेंगे। यही कर्नल साहब चाहते हैं, यही हम कर रहे हैं। तो हम अब मरीम नवाज़ बनेंगे। ये पहली स्टोरी आपके सामने रखनी थी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कर्नल साहब कितना ज़्यादा सरायत कर चुके हैं ब्लू पासपोर्ट बिल, मुराद का बिल। और वो जो मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि ये जो गुमां था, पंजाबियों को ये जो गुमां था, ज़्यादातर पंजाबी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें ये गुमां था कि हम ज़्यादा बुरे हैं। हमें ऐसे ही खामखा पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का एक, शायद हम आबादी में ज़्यादा हैं इसलिए। मैंने पहले भी आपको एक वाक़या सुनाया था, आज पूरा रिपीट नहीं करूँगा, वक्त की कमी है, कि खान साहब के ऑफिस के अंदर एक बहुत ही पश्तून मीन जैसे आप शदीद पठान कहिए, मीन पहनने में, बोलने में, हर तरह तरीके से वो रचे बसे अपने कल्चर में, उनके सामने मैं कह बैठा कि हमारी पंजाबियों की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। मैं खान साहब को भी पंजाबी ही कह रहा, क्योंकि वो लाहौर से, पंजाबी भी हमारे साथ बोलते हैं। उनका तो खैर उन सभी, हर पाकिस्तानी को वो अपनी तरह के लगते हैं।
खान साहब के अंदर कभी ये मामला है ही नहीं कि वो पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, वो तो सभी पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन मैंने सामने आमने, हम 3 बैठे हुए थे, तीनों लोग, खान साहब थे और सामने हम 2 लोग थे, तो मैंने खान साहब को मुखातिब करके कहा कि हम पंजाबी, मैंने अपने आप को और उन्हें पंजाबी समझते हुए कहा कि हम पंजाबी ज़रा जल्दी लेट जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा मामलात को थोड़ा सा ख्याल करें तो शायद चीज़ें बेहतर हों। अभी खान साहब कुछ बोलते उससे पहले वो जो हमारे दोस्त मोहतरम सियासतदान नहीं है, शदीद पठान, उन्होंने कहा कि मड़ा ये तुम्हें गलत फहमी है। जब हम, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम ये होते हैं तो फिर खुदा की पनाह है। तो वो जो एक गलत फहमी थी वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दोस्त रोज़ सुबह शाम पूरी कर रहे हैं कि हम आप ही की तरह के हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं गिल साहब, आप बिल्कुल ये ना समझिए कि पंजाब के अंदर ये मामला है, हम खैबर पख्तूनख्वा आप ही की तरह के हैं, आपसे 2 हाथ आगे नहीं पीछे नहीं, बिल्कुल आप ही की तरह के। सिंध में भी यही मामला होना है, आप देखेंगे मौका पड़ेगा तो बलूचिस्तान में भी। तो एक तो बड़ी मेहरबानी आपकी कि जो गलत फहमियाँ थी लोगों की वो आप बिल्कुल पूरी कर रहे हैं कि हम एक ही सफ़ में खड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आगे चलें आगे। अगली ऐसी सूरत कर्नल साहब, मैंने आपको कहा कि ये सारे आइडियाज़ कर्नल साहब के होते हैं। ऐसी सूरत बलूचिस्तान के अंदर बर्पा की हुई। ये ज़रा वीडियो देखिए, ये अमीन हफीज़ साहब हैं, पहले जियो पे होते थे, आजकल मेरा ख्याल किसी और टेलीविज़न पर है। ये कल भी आपको कहा था, एक तस्वीर भी कल निकली थी जिसमें वो दादा साहब थे, मरियम साहबा के जो दादा साहब हैं और कोई खातून है वो। आज ये डांस की वीडियो है, यहाँ जहाँ पर ये डांस हो रहा है इनको बलूचिस्तान लेके गए हुए हैं। कल ये कह रहे थे कि हैविंग फन, मतलब ये वहाँ पर फ़न कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, नाच गाना हो रहा है लाहौर से, फैसलाबाद से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, सारी जगहों से ये लेकर गए हैं लोगों को, कराची से भी लेके गए होंगे। वहाँ पर सो कॉल्ड सहाफ़ियों को जमा किया गया है और उनको असल में बलूचिस्तान के हक़ाइक़ के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पर जनाब, म्यूज़िक हो रहा है और डांस हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है? जहाँ पर अभी भी लाशें रखकर 30 के करीब, 27 या 30 के करीब जो लेवीज़ और पुलिस के जवान शहीद हुए थे, उनमें से बहुत सारों की लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दफनाई नहीं है। उनके लवाहिकीन 5वां 6ठा दिन गर्मी में लाशें रखकर बैठे हुए हैं और उससे महज 10-15 किलोमीटर दूर ये ठुमके लगा रहे हैं। कर्नल साहब, आपको बिल्कुल ही शर्म नहीं है, आप तो रज के बेशर्म हो गए। ये तो बेचारे फनकार हैं, इनसे तो आप जोक करेंगे, सहाफ़ी थोड़ी हैं ये तो फनकार हैं, इनसे आप जोक करवाएंगे, ये कर देंगे जाके। आपको तो शर्म करनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? कहीं आपने किसी के साथ, मेरा मतलब, कुछ तय तो नहीं कर लिया कि पाकिस्तान का बिल्कुल आप पटराई कर देना है? वरना कोई जियो शऊर इंसान ये हरकत कैसे करेगा कि 15 किलोमीटर दूर मैयतें पड़ी हैं और आप यहाँ ठुमके लगा रहे हैं? अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और आपके सामने अफसोसनाक खबर वो यही है, ये एक वीडियो देखिए। ये तालिबान या जो भी दहशतगर्द हैं ये हंगू की एक पोस्ट में फिर रहे हैं। ये कल से बहुत वायरल हुई है, जाहिर है वो पोस्ट को अंदर से बाहर से दिखा रहे हैं। और अब आगे से उसका जवाब क्या दिया, बहुत ही भोंडा जवाब दिया। उसका भोंडा जवाब ये दिया है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये एफसी की पोस्ट है और 9 जुलाई 2026 को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दी गई, यानी खाली कर दी गई, जहां प्लाटून 6 और प्लाटून 467 थी और प्लाटून 302 तैनात थी। 11 जुलाई को खारजी कमांडर गाजी और मलंग अपने साथियों समेत मज़कूरा पोस्ट पर पहुंचे, ताले तोड़े और वहां पर वीडियो बनाई। 12 जुलाई को हंगू पुलिस थाना सदर और थाना टल ने मज़कूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन करके पुलिस पार्टी एफसी पोस्ट के अंदर दाखिल हुई, मतलब उसका कंट्रोल वापस हासिल किया। उनके कहने का मतलब है कि ये जो दहशतगर्द वहां फिल्म बनाते रहे, ये पोस्ट हम खुद ही खाली छोड़ के गए थे। बेहुदा बात, बेहुदा। जिसने गवर्नमेंट में काम किया एक दिन भी उसको पता है। हमारे पास तो पहले ही पोस्टें कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन इलाकों में कम है पहले ही। तो एक बनी बनाई ज़बरदस्त पोस्ट जो है किला नवाज, जिसके अंदर हिफाजत भी है, मतलब पुख्ता बनी हुई, उसको आप क्यों छोड़ के जाएंगे? आपके पास तो वहां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो बना हुआ आप छोड़ के जाएंगे कि आपको किसी और ने 10 पोस्टें बना दी थी ऐसी जो आप इसको छोड़ के चले गए? बेहुदा बातें। मतलब कि दूसरी तरफ वीडियोज आ रही हैं पेशावर के बिल्कुल बाहर दूसरे इजला के अंदर, जैसे आपको पता है कि वहां पर बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर अब पूरी तरह BLA कंट्रोल किए बैठी है। तो पेशावर के गिरदोनवा से अब वीडियोज आ रही हैं जहां पर तालिबान रूट्स को दिन दिहाड़े कंट्रोल किए हुए हैं और वहां पर नाके लगाए हुए हैं। अब ये पोस्ट की आपके सामने आ गई है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला क्या है। अगले व्लॉग में हम कश्मीर पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब कश्मीर के हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो कश्मीर एक्शन कमेटी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके पास बंदूकें भी हैं और वो हम पर फायरिंग कर रहे हैं। CCTV फुटेज भी सो कॉल्ड जारी की है। ये झूठा 9 मई भी हो सकता है, इसमें इस चीज़ का भी खदशा है। उस पर भी बात करनी है कि कश्मीर के अंदर ये मामला किधर लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हंगू में आपने देख लिया कि यहाँ पर भी
अब वो चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा करते फिर रहे हैं, और जो हम आगे से मतलब रिस्पांस दे रहे हैं सिक्योरिटी ज़राए के नाम से, वो बड़ा ही बेहुदा है और बड़ा ही शैलो है, उसके अंदर कोई जान नहीं है आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। आगे सुन लीजिएगा, अगली आपको खबर मिलेगी तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि हम किधर पहुंच गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक, वज़ीरिस्तान के साथ है ये। टांक में पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गौर से आपने सुनना है कि मुज़ाकरात की शर्तें क्या थी, तो आप दहल जाएंगे। शर्तें क्या थी? पुलिस वाले शहीद हुए थे, उन पुलिस वालों की तदफीन करनी थी, नमाज जनाजा करनी थी। उनके घर वाले और इलाके के लोग क्या डिमांड्स कर रहे थे वो सुनिए। पहली डिमांड ये थी कि पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में फौज का कोई फर्द शिरकत नहीं करेगा। ओके। दूसरी डिमांड, 48 घंटों के अंदर फौज के साथ मुश्तरका ड्यूटी इंजाम देने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को वापस बुला लिया जाएगा और लाइन में क्लोज कर दिया जाएगा, जो उनके साथ ड्यूटी भी नहीं करनी। तीसरा, जिला टांक में फौज की सरपरस्ती में कायम किसी भी मुसल्ला कमेटी को कबूल नहीं किया जाएगा। दिस इज हैपनिंग राइट इन टांक। फजल रहमान साहब का भी ये इलाका है, मतलब उनका भी वहां पर असर रसूख है। अब आप जरा गौर कर लीजिए कि ये सब कुछ टांक में हो रहा है कि पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। वुरसा और अहले इलाका कहते हैं कि फौज इस जनाजे के अंदर शरीक नहीं होगी। जो पुलिस वाले दूसरे फौज के साथ काम कर रहे हैं उन्हें वापस बुलाएं और मुनक़ता करें ये काम और उन्हें लाइन में क्लोज करें। और तीसरा, किसी मुसल्ला कमेटी जिसमें फौज होगी उसको टांक का इलाका कबूल नहीं करेगा। ये सूरत हाल है। ऊपर वाली सारी खबरें आपने देख ली। कहीं पर कर्नल साहब खैबर पख्तूनख्वा में सैरें करवा रहे हैं, तो कहीं पर बलूचिस्तान के अंदर ठुमके लगवा रहे हैं। आगे हमने आपको बता दिया जो पोस्ट के ऊपर कब्जा हुआ अभी टांक पे, और आगे आपके सामने एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें कर्नल साहब क्या गोल खिला रहे हैं। ये कर्नल साहब हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आर्मी एविएशन की यूनिट कमांड कर रहे हैं, खुद वो क्लेम कर रहे हैं ये। और एयरपोर्ट पर किसी एयरलाइन के अमले को तड़ियां लगा रहे हैं, कोई जहाज़ लेट हो गया। अभी मैं कल ही ट्रैवल कर रहा था, परसों जहाज़ आते हुए को 2 घंटे लेट हुआ। उसके बाद जहाज़ जब पहुंचा आधी रात को एयरपोर्ट के ऊपर जहां पर मैंने उतरना था, तो जो गेट आके या वो ट्यूब आके लगनी थी जहाज़ को, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ, वो नहीं लगी और हम जहाज़ के अंदर ही घंटा 1.5 घंटा फंसे रहे सारे पैसेंजर। लेकिन कोई वहाँ कर्नल साहब नहीं थे जो तड़ियाँ लगाएं। पूरी दुनिया में एविएशन में ऐसे काम होते हैं। ये जो आगे माँ का बेचारा, आप ये कहिए कि ग़ुलाम बेटा है, क्योंकि बाकी सारे तो माओं ने ग़ुलाम ही पैदा किए हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एविएशन का या एयरलाइन का जो भी शख्स है। कर्नल साहब की तड़ियाँ सुनिए, और कर्नल साहब उसे कहते हैं कि तू इधर ही खड़ा रहेगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। और अभी सोचिए कि ये एक कर्नल है, अगर इसके ऊपर ब्रिगेडियर होता है, इसके ऊपर फिर मेजर जनरल है, फिर जनरल साहब हैं, तो जब जनरल साहब होंगे तो क्या होगा। तो ज़रा फ़रौनियत चेक कीजिए, बेहूदगी चेक कीजिए, बदतमीज़ी चेक कीजिए। सुनिए। इंजीनियर हूँ, ठीक है, आर्मी एविएशन से मेरा ताल्लुक है, मैं यूनिट कमांड कर रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाज आपको पता ही नहीं था कि पहले खराब था। तो यार आप जिसको पता है बुलाओ यहाँ पे। नो, आप इधर ही खड़े रहेंगे, वो बंदा भी यहाँ पर आएगा। आई हैव इनफ। मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पर? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं जाओगे, वो बंदा यहाँ पर आएगा। और फ्लाइट अभी चाहिए मुझे, अभी फ्लाइट चाहिए, सर हमें आपसे आप लोगों ने ये सुन लिया आपने, उसे कह रहे हैं यहां से नहीं हिलोगे। आगे अगली वीडियो इससे भी खतरनाक है, वो आपको दिखाते हैं। वो मरियम नवाज साहबा ने अपना एक पालतू, माजरत इस लफ्ज़ पर, पालतू खोल दिया है। खोला किस पे है? इस बच्चे ने बहुत ही मेहनत करके, पता नहीं किस तरीके से मेहनत करके इसने मैट्रिक में नंबर लिए होंगे, बहुत ज़्यादा दबा के। उसके बाद इसने एफएससी में पूरी जान मार दी होगी, रगड़ दी होगी अपने आप बेचारे ने, अपने घुटने, और जाकर फिर इसने एफएससी में नंबर लिए होंगे। फिर पता नहीं किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में मेरिट लिस्टों में नंबर लग लग के इसका दाखिला हुआ होगा। फिर वहाँ प्रोफेसरों की झाड़ें खाई, किसी ने डांटा तो किसी ने फाइल उठा के फेंकी, तो किसी ने क्या किया। वहाँ पर 5 साल गरीब रगड़ता रहा अपने आप को, और फिर MBBS किया, फिर हाउस जॉब, कि अच्छी जगह हाउस जॉब मिल जाए, वो मिली होगी। वहाँ पर हाउस जॉब में जो होता है वो किसी डॉक्टर से पूछ लें, वो आपको बताएगा। 36 48 घंटे की शिफ्टें, सोने को जगह नहीं, खाने को जगह नहीं। एक तरफ मरीजों से लड़ाई झगड़े, मुक्के धक्कम पेल, तो दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो फाइल ही मुंह पे मार देते हैं अगर जरा सी कोई एक छोटी मोटी गलती हो गई। उस सब से गुजर के डॉक्टर बने होंगे, फिर जाहिर है कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन की होगी, उस पर भी वक्त कब आया होगा। अब मरियम साहबा ने अपना एक नीम ख्वांदा
इनका नाम कोई नज़ीर करके कोई नाम है, ये जो वज़ीर साहब हैं, कोई नीम ख्वांदा इन्होंने अपना ये वज़ीर छोड़ दिया, इमरान नज़ीर है शायद। कल मैंने कह दिया कि ये ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, ये नहीं है, वो सलमान रफ़ीक हैं, ये इमरान नज़ीर। कोई नीम ख्वांदा मरियम साहबा ने अपना कोई चमचा जो है छोड़ा हुआ है। उसको गिला ये है कि डॉक्टर ने इस तपती गर्मी में एयर कंडीशन 26 से नीचे क्यों चलाया हॉस्पिटल में। चलें ये गलत भी है तो आप डॉक्टर को फाइन कर दें, तंबीह कर दें, कुछ भी कर दें, महकमाना काम करें। माइक यहां लगाया हुआ है, माइक महंगे वाला, मेरा ख्याल है रोड वालों का माइक यहां पर लगाया हुआ है, मतलब माइक खरीदा हुआ था, पूरी तैयारी के साथ ये पालतू आया हुआ था। माजरत मैं पालतू बार बार कह रहा हूं, लेकिन उनकी हरकत ये है, पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था, कैमरा लगा, और डॉक्टर जो बेचारा साइड पे खड़ा उसे कहते हैं इधर आओ सामने, इधर आओ सामने, कौन हो तुम। जरा पालतू की जुबान चेक कीजिएगा और आवाज चेक कीजिएगा, तहकीर चेक कीजिएगा, और आगे खड़े डॉक्टर साहब के कंधे जो झुके हुए हैं, वो हाथ जो बंधे। मुझे एक बात बताएं यार, एमएस कौन है? आप हैं? इधर आए जरा। आप ऑनलाइन मीटिंग में थे जिसमें मैंने कहा था कि कोई एसी 26 से नीचे नहीं चलेगा, थे? ये क्या है? व्हाट इज दिस? नहीं मतलब क्या, मैंने को फारसी में अरबी में कहा था? मेरे ऑफिस अभी जाए, मेरे ऑफिस में एसी 26 पे चल रहा है, ये सर पे बैठा दें इनको आप। हमारे लोग गर्मी में मर रहे हैं, यहाँ पे एसी आप लोग चला रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस का अंदाजा है आपको? यानी कि मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है, चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी हुई है, उसके बावजूद आप लोगों का हाल ही है। कोई शर्म है आनी चाहिए। तो भाई मैं क्या करूं, अगर आपके ऑफिस में आपके नीचे ही बैठे हैं ना, ये इतने बड़े अफसर आपने बैठा दिए। कहाँ ये लाडले? आप क्या हो भाई? आपको ये कन्वे होगा कि आपने एसी 26 से नीचे नहीं चलाना, और सारा करें इन सबको। देख लिया आपने। अब आप सोचिए कि ये पता नहीं कौन सा इनके अंदर फरौनियत आ गई है, इनको पता नहीं किसने कह दिया कि लोगों के साथ ऐसे सलूक कर सकते हैं, ऐसे ये कलाम कर सकते हैं, ऐसे ये बकवास कर सकते हैं। और कसूर क्या है कि एयर कंडीशन 16 से नीचे क्यों चला है। अपनी करतूतें देखें कि ये जहाज भर भर कर जाते हैं, पूरे पूरे टब्बरों को लेकर जाते हैं। अभी कल ही ये कतर में जो हुआ, वहां पर पूरा टब्बर जहाज का भर के लेके गए, और डॉक्टर का कसूर यह कि हॉस्पिटल में उसने 26 से कम दर्जे पे एसी चला दिया है। खुद इनके प्रोटोकॉल देखें, इनके लाओ लश्कर देखें, इनकी बेशर्मियां देखें, बगैरतियां देखें, और सिर्फ क्योंकि डॉक्टर पढ़ा लिखा है उसके पास इन वाली सारी बेशर्मी और बगैरती नहीं है, तो उसका सलूक क्या कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो चौधरी निजामुद्दीन ने हम पर मुसल्लत कर दिए हैं। और सोचिए अगर इनकी हालत यह है तो चौधरी निजामुद्दीन की जहनीत क्या होगी जो इनको लाने वाला है। आगे चलते हैं। ये तो आपने देख लिया, एक और वीडियो है, कमाल ही हो गया। पैरा फोर्स जिसने पंजाब के अंदर कीमतों को चेक करना था, लोगों को इंसाफ दिलाना था, वो पहुंचे हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज में पैरा फोर्स की गाड़ी लेके। जाहिर है डाले शाले मिले हुए हैं, मरियम साहबा ने दिए हुए हैं। इन्हीं का पालतू उधर डॉक्टर को क्या कह रहा है, और देखिए पैरा फोर्स के डाले जो हैं वो नॉर्दर्न एरिया में सैरें करते फिर रहे हैं। जाहिर है अब कद्दू का रेट और भिंडी का रेट उधर नॉर्दर्न एरिया में पंजाब का पैरा फोर्स तो नहीं जाकर हैंडल कर रहा, तो वो किसी खानदान को लेके गया होगा, और पैरा फोर्स के डाले शाले जिन पे पैरा लिखा हुआ है वो वहां फिर रहे हैं। और डॉक्टर जो है उसने 26 से 25 पर एसी चला दिया, तो उसके साथ जो सलूक और रौनत है वो आपने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोबारा फजल रहमान साहब के बयान को तो आपने देख लिया था, वजूहात भी आपके सामने हमने रखी थी। एक वजह और आज रख देते हैं कि क्यों उन्होंने ये बयान दिया होगा, लेकिन उससे पहले मेरे कल के ट्वीट पर मुझे आज से 20 साल कबल की तकरीर याद दिलाई जा रही है। वो तकरीर जिस माहौल में हुई और उसका जो पस मंज़र था वो नुक्ता चीनों को शायद याद नहीं। वो कहते हैं जब वहाँ का माहौल था तब तकरीर की थी, आजकल तो मैं पालतू हूँ, आजकल तो मैं जर्नैलों का अच्छा बच्चा हूँ, आजकल तो मुझे मसला ही नहीं। आप मेरी पुरानी तकरीर जर्नैलों के खिलाफ जो है वो गलत उसके सियाको सबाक के खिलाफ चला रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि हम हुकूमत में ना हों तो हमारी तकरीर और होती है, हम हुकूमत में हों तो हमारी तकरीर और होती है, क्योंकि हमें हुकूमत की हड्डी मिल जाती है। तो फिर ये जैसे ये तस्वीर देखिए, इसमें ये बड़ी बड़ी बातें जो ख्वाजा आसिफ तकरीरें करते हैं, उसी में यही ख्वाजा आसिफ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे तो लाइन में लग के ख्वाजा साद रफ़ीक भी, ख्वाजा आसिफ भी लाइन में लग के हल्फ ले रहे हैं। इस तस्वीर में तीसरे नंबर में ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हैं, परवेज़ मुशर्रफ जिन्हें ये पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, ये उनसे हल्फ ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। और ये 2008 में होगा गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये उस वक्त हल्फ ले रहे हैं। ये इनकी पूरी की पूरी इखलाकी हालत है। हाँ, वजारत के लिए तो नेतन्याहू इनसे हल्फ ले तो ये उसको भी दे दें, लेकिन अब कह रहे हैं कि मेरा पुराना बयान आप लोग चला रहे हैं, सियाको सबाक के खिलाफ है, वो ना चलाएं। बहरहाल आज सारा दिन जो टाउट्स थे वो खोल दिए गए,
फयाजुल हसन चौहान क्या तो पता नहीं बेचारा कौन कौन, सारे उन्होंने, मिलिट्री ने अपना सारा कुछ ही खोल दिया आज फजल रहमान साहब के ऊपर। सारा दिन बयान चलते रहे, उनके टिकर चलते थे, फिर टिकर टीवी चैनल से ISPR मंगवाता था, फिर ISPR ऊपर हाजिरी लगवाता था, देखिए सर हमने ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया। सारे आज सो कॉल्ड नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के, सारे आज फजल रहमान के खिलाफ बयान दे रहे थे। अच्छा, फजल रहमान साहब के बयान की हम जहत एक और भी सामने आई है, एक दोस्त ने उसकी तरफ निशानदेही की है कि यह भी हो सकता है कि क्योंकि जो कुछ